प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण माने अपरिमेय संख्याओं की बात को आगे की ओर और चर्चा करते हैं। कक्षा 9 में आपने जाना था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। ठीक है, इतना हम लोग जान चुके कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो है वो मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। और वहां पर हम लोगों ने संख्या रेखा पर इन संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा था। तो संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं के स्थान निर्धारित कैसे करते हैं ये हम लोग वहां जान चुके हैं। जैसे एक संख्या रेखा हुआ करती थी इस तरीके की, ठीक है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो हमें स्थान जैसे निर्धारित करना है 1/2 का, तो 1 और 2 के बीच में ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 का भी स्थान निर्धारित करना सीखा है आपने। √2 को संख्या रेखा पर भी आपने प्रदर्शित करना सीखा है। ये हम लोग कक्षा 9 में जान चुके हैं। यहाँ हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप में √p अपरिमेय संख्या है, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब है जो हमारे पास अभी तक जिनको हम जानते थे कि ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, माने जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हुआ करती थी। उनको कहते थे अपरिमेय संख्या। अब हम उसको सिद्ध करना है कि ये कैसे अपरिमेय होगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये अपरिमेय संख्या है, इसकी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेयों का माने जिन थ्योरम्स का प्रयोग करेंगे उनमें से एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसको देखते हैं। प्रमेय नंबर 1.3 में आपको बताया जा रहा है कि हमने कुछ मान लिया, माना p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और यदि जो p है माने जो अभाज्य संख्या आपने मानी है किसी दूसरी संख्या के वर्ग को a² को विभाजित, ठीक है, करती है, तो p जो हमारे पास अभाज्य संख्या थी वो a को भी विभाजित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, विभाजित करेगी, जहां a का भी उसने नेचर दे दिया कि a क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, उसका हम वर्ग कर देंगे तो उसकी जो p है, जैसे p कह रहा, p एक अगर अभाज्य संख्या है और यदि p a² को विभाजित करती है तो जो p होगा वो a को भी विभाजित करेगा, और जहाँ a का नेचर क्या है वो एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आगे देखो दिया हुआ है प्रमेय नंबर 1.4 दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम इसको सिद्ध करना सीखेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए इसका प्रूफ क्या होगा, हम इसके विपरीत मान लें कि ये अपरिमेय
√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं अपरिमेय है। ठीक है, लिखने में गलती हो गई। इसके विपरीत हम मान लें कि √2 और इसको ऐसे लिखो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये √2 एक परिमेय संख्या है तो इसका रूप हमें परिमेय के रूप का देना होगा, तो हमें इसके लिए 2 पूर्णांक भी होने चाहिए। तो हम 2 पूर्णांक अपनी तरफ से मानेंगे, हम 2 पूर्णांक R और S ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √2 बराबर R/S हो। ठीक है, कंडीशन है कि S का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। P और Q की जगह R और S ले लिया है और S का मान 0 नहीं होना चाहिए। और हम लोग एक चीज फिर मानेंगे कि जो R और S में कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ होगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो माना R और S, ठीक है, में एक के अतिरिक्त ठीक है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को विभाजित करेंगे। तो बच्चों अगर इसको हम दूसरे वे में समझ लें, यहाँ हम आपको समझा दे रहे हैं इतने में। जैसे हमारे पास 6/8 था, ये जो है वो R/S के रूप का है। ठीक है, किसके रूप का है? R/S के रूप का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि R और S में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ देखो, इन दोनों में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा है जो दोनों में भाग जा रहा है, वो है 2। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो जो R और S था, माने जो 6 और 8 था, वो बदल के क्या हो गया 3/4 के। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से उसको हटा दिया। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ करेंगे। जो भी यहाँ मान लिया कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा। जब इसको चेंज कर देगा बच्चों, तो अब क्या आ जाएगा, देखिए जरा, इसको हम हटा दे रहे हैं। इतनी बात आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख देंगे कि इस उभयनिष्ठ, जो भी उभयनिष्ठ था, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड से R और S को क्या करेंगे, विभाजित करते हैं। विभाजित करते
करके लिख दो, विभाजित करके। तो जब आप विभाजित करके क्या प्राप्त करेंगे कि जो √2 होगा वो बच्चों अब a/b के रूप का आएगा, क्योंकि इसको हमने मान लो 6/8 लिया, तो 6/8 में 2 उभयनिष्ठ है तो बन जाएगा 3/4। तो ये 3/4 एक तरीके से बन रहा है, वो आ गया a/b। तो अब यहाँ पर a और b का नेचर क्या होगा, जो a और b होंगे यहाँ लिख देंगे, जहां माने इनमें अब कोई उभयनिष्ठ नहीं रहा, जहां a और b सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। तो फिर इस रिलेशन से हम लोग क्या देखेंगे, अब ये जो रिलेशन दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा √2b बराबर a के। √2b बराबर a के आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हम इसका वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों आपको वर्ग करना आता होगा, तो ये बच्चा आ जाएगा कि √2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ठीक है, फिर हम इसका वर्ग लिखेंगे तो क्या आएगा 2b² बराबर आपका आ जाएगा a² के। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो b² बराबर a²/2 नहीं कह सकते हो, इतना हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अतः 2a² को क्या करता है, विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब देखो यहीं से हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, वो क्या होगा, देखो यहाँ पर इसलिए अब हम कहेंगे कि प्रमेय नंबर 1.3 से वहाँ हमें बताया जाता था यदि p जो है वो a² में विभाजित करे तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ अभी आप इसके पहले आप देखे हैं कि a²/2 कहने का मतलब है a का वर्ग 2 से विभाजित है, इसलिए हम कह सकेंगे कि 2 a को भी विभाजित करेगा, 2a को विभाजित करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो 2a को विभाजित करेगा कहने का मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि a बराबर 2c, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हमने जो c लिया है, जहाँ c जो है वो एक पूर्णांक है, अपनी तरफ से इसको कुछ मानना पड़ेगा, कोई ना कोई तो संख्या होगी। तो हम अब a का मान, आप इसमें समीकरण आपको ऊपर दिया हुआ था कि 2b² बराबर a² दिया था, यहाँ पर मान रख दीजिएगा। तो 2b² बराबर a की जगह पर ये मान रखो 2c, तो 2c का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों b² बराबर 4c², माने b² बराबर 2c²। ठीक है, ये आपके पास 2c² प्राप्त हो गया। तो इसका ये अर्थ हुआ कि इसलिए जो 2 है वो आप क्या कर रहा है, b, इसको ऐसे और लिख लें, अभी नहीं रुको, तो इसको हम लिख सकते हैं b²/2 बराबर c²। कहने का मतलब है कि 2
बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर ये इसलिए यहाँ लगाओ चूंकि 2b स्क्वायर विभाजित करता है, इसलिए जो 2 होगा वो b को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय आपकी 1.3 कह रही है, इसको हम लोगों ने सीखा था, विभाजित करेगा। पक्का? चलो इतनी बात हम लोगों ने ले ली। अब इसका मतलब हुआ कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, गुणनखंड 2 है। ठीक है, लेकिन परंतु इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि हमने ऐसा ऊपर माना था, क्योंकि जब हमने संख्या ली थी r/s, ठीक है, r/s में जो भी उभयनिष्ठ था काट दिया था, तो हमारे पास बन गया था a/b। तो a/b वो वहां कह दिया था कि ये जो है आपका जो बच रहा है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, माने वो सह अभाज्य हैं। तो अब हमारी उस माने हुए का जो है यहाँ विरोध हो रहा है। विरोध होने के नाते ये हम कह सकते कि वो चीज हमसे गलती से मानी गई है, माने जो हमारी कल्पना थी, जो हमने माना था वो गलत था। ठीक है, क्या गलत था कि लिख सकते हैं इसको, कैसे अच्छा आता है? तो इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने माना कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और यहाँ निकल के आ रहा है कि जो 2 है वो बी को विभाजित करता है और ए भी जो है 2 को विभाजित करता है। तो इसका मतलब हमने कुछ गलती कर ली थी पहले, तो उसको गलती करने का परिणाम हमें क्या मिलेगा, यही हमारे इस प्रश्न का राज है कि ऐसा प्राप्त होने का जो कारण क्या है कि हमने गलती से माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय तो निकल नहीं रही है, तो जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब √2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ओके बच्चों।